नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डुंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के जो गुप्त साम्राज्य के व्याख्यान की मेरी श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने समुद्रगुप्त की दिग्विजय योजना को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। तो आज हम उसका समुद्रगुप्त के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उसके पश्चात हम रामगुप्त को पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। वह एक कुशल योद्धा, प्रवीण सेनापति, सफल संगठनकर्ता, काव्य प्रेमी और कला और संस्कृति का औनायक शासक था। उसके विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नेतृत्व में भारतीय इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपूर्व उन्नति हुई थी। एरन अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त विशाल समुद्र की तरह अत्यंत गंभीर और गहन था। उसके व्यक्तित्व में उदयन की कलाप्रियता, चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और साहसिकता, अशोक की मृदुता, दयालुता और रघु की दानशीलता और राजश्री जनक की विद्या प्रियता के गुण समावेश या कहते हैं समवेत रूप में विद्यमान थे। व्यक्ति के रूप में अगर हम उसका मूल्यांकन करें तो पता चलता है कि समुद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है वो महान था। वह वीर और साहसी व्यक्ति था। उसका शरीर हष्टपुष्ट और बलिष्ठ था। वह उदार और दयालु व्यक्ति था। वह निर्धनों, असहाय, पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता था। उसका जो हृदय था वो बड़ा ही नम्र और कोमल था। भक्ति और विनीत भाव से उसका कोमल हृदय जीता जा सकता था। वह बड़ा दानी भी था। उसने सैकड़ों हजारों गौओं गाय जो हैं उनका दान किया था। साहसी योद्धा और महान विजेता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। वह युद्ध विद्या में निपुण और अजात शत्रु था। अनेक युद्धों में भाग लेने के कारण उसके शरीर पर कई घावों के चिन्ह थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त सैकड़ों युद्ध लड़ने में निपुण था। उसका एकमात्र सहायक उसकी भुजाओं का पराक्रम था। उसकी आकर्षक शरीर जो था वो सैकड़ों घावों से भरा हुआ था, जो परशु, बाण, भालों, शंकु, तलवारों, छुरों आदि शस्त्रों से किए गए थे। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। यद्यपि उसने उत्तराधिकार में एक छोटा सा राज्य प्राप्त किया था, परंतु उसने आर्यव्रत के 9 राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को परास्त कर अपने आप को उसने एक महान विजेता सिद्ध किया। शक और कुषाण राजा भी उससे भयभीत रहते थे और उसकी अधीनस्थ मैत्री प्राप्त करने के लिए लालायित भी रहते थे। इस प्रकार उसने संपूर्ण भारत में अपनी सैनिक शक्ति की एक धाक स्थापित कर रखी थी। डॉक्टर वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। प्रोफेसर आर डी बनर्जी ने लिखा है कि समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों में सबसे महान शासक था। उसे अपने पिता से छोटा साम्राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक विशाल राज्य छोड़ा। योग्य शासक के रूप में हम देख सकते हैं कि वह एक योग्य प्रशासक था। उसने संपूर्ण साम्राज्य को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, शांति और व्यवस्था स्थापित की, जिससे साहित्य, कला और संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसका प्रशासन अत्यंत सुदृढ़ और सर्वश्रेष्ठ था। यही कारण था कि उसके काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ। हालांकि उस समय यातायात की बहुत कठिनाइयां थी और दूर दूर के प्रदेशों को अधीन रखना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर भी अपनी सफल कूटनीति के कारण वह भारत के विभिन्न भागों को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध सका और प्रशासकीय एकरूपता और दक्षता स्थापित कर सका। डॉक्टर बनर्जी के अनुसार उसके द्वारा स्थापित शासन पद्धति कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत की विजय के समय तक चलती रही थी। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के तुल्य समझता था और उसकी नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। उदार, दयालु, दानप्रिय तो शासक था ही वह। निर्धनों, असहायों, दीन दुखियों के लिए वह दया की साक्षात मूर्ति भी था। वह अनावश्यक रक्तपात करने में रुचि नहीं रखता था। यदि कोई शत्रु समर्पण कर देता था तो उसे क्षमादान देने के लिए भी तैयार रहता था। कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में हम उसको देखें तो उसके देश काल के अनुकूल उसने भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया। जहां उसने उत्तरी भारत के राज्यों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था, वहीं उसने दक्षिण भारत के शासकों को परास्त कर उन्हें उनके राज्य वापस लौटा दिए थे और उनसे केवल कर लेना ही उचित समझा था। यह उसकी दूरदर्शिता का ही परिचायक था।
वह जानता था कि यातायात और संचार के द्रुतगामी साधनों के अभाव के कारण दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन रखना और पाटलिपुत्र से उसका शासन चलाना अत्यंत कठिन काम है। सीमावर्ती राज्यों के प्रति भी उसने ऐसी ही उदार नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य को विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों से बचाया और उसकी नींव को सुदृढ़ किया। साहित्य और कला के संरक्षक के रूप में अगर हम उसे देखें तो पता चलता है कि वह स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान और साहित्यकारों और विद्वानों का आश्रयदाता था। हरिशेन ने समुद्रगुप्त को विद्वता और काव्यात्मक प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अपनी काव्यात्मक रचनाओं और काव्य निपुणता के कारण सम्राट ने कविराज की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त जो है वो एक प्रतिभाशाली कवि था जिसने बहुत से पदों की रचना की जो उसे उच्च कोटि की प्रसिद्धि दिलाने के लिए यथेष्ट थी। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि वह न केवल युद्ध नीति रण कौशल से अद्वितीय था वरन शास्त्रों में भी उसकी बुद्धि तीव्र थी। वह स्वयं सुसंस्कृत था और विद्वानों का सतत संपर्क उसको विशेष प्रिय था। विद्वानों का आश्रयदाता भी था। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिशेन उसके दरबार का सबसे प्रसिद्ध विद्वान था। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु का भी आश्रयदाता था। समुद्रगुप्त जो है वो कला प्रेमी भी था। संगीत से उसे विशेष प्रेम था। वह स्वयं एक संगीतज्ञ था और वीणा बजाने का उसे बहुत बड़ा जिसे कहते हैं शौक था। उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है जो उसकी संगीत प्रियता का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने गायन और संगीत में दक्षता प्राप्त करके नारद और तुम्बुरु को भी लज्जित कर दिया था। श्री एन घोष का कथन है कि समुद्रगुप्त केवल इसलिए महान नहीं है कि उसने जितने युद्ध लड़े उन सबको जीता वरन वह शांति की कलाओं में भी महान था। धर्म सहिष्णुता की उसकी बात करें तो समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था और हिंदू धर्म का अनुयायी होने पर भी उसका अन्य धर्मों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। अन्य धर्मों के प्रति उसने सहनशीलता की नीति अपनाई, उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसके दरबार में वसुबंधु जैसे बौद्ध धर्म के विद्वान भी थे जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का वो परिचय देते हैं। इसी प्रकार उसने लंका के राजा मेघवर्ण को बौद्ध गया में भिक्षुओं के लिए विहार बनवाने की अनुमति देकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन भी किया था। हम कह सकते हैं ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली शासक था और व्यक्तिगत उसके जो विभिन्न गुणों का उसमें सम्मिश्रण था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कहना है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की स्थापना की। वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित था। छोटे राज्यों को विनाशकारी प्रवृत्तियों को रोकने में समर्थ एक महान राज्य की उसने स्थापना की थी। दूरवर्ती प्रदेशों पर उसने नियंत्रण रखने की चेष्टा नहीं की क्योंकि वे इससे शत्रु बन जाते। उसने उन्हें आंतरिक स्वराज्य प्रदान किया परंतु भारत के राजनीतिक जीवन में फूट और भेद डालने की छूट उन्हें नहीं दी। सेनानी और राजनीतिज्ञ दोनों ही दृष्टियों से उसे भारतीय नेपोलियन कहना तर्कसंगत है। महाकवि हरिशेन के अनुसार समुद्रगुप्त सब राजाओं का नाश करने वाला था। संसार में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसकी प्रसिद्धि जो थी वो चारों समुद्रों तक पहुंची हुई थी। वह मनुष्यों में देवता के समान, धन में कुबेर के समान, शक्ति में इंद्र के समान और विद्वता में बृहस्पति के समान था। वह यम की भांति अजय, भले पुरुषों की आशा और असाधुओं का विनाशक था। तो हमने देखा कि समुद्रगुप्त किस तरह से गुप्त साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं रामगुप्त। गुप्त अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को ही समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बताया गया है। 1923-24 ईस्वी से पूर्व यही मत सर्वमान्य था कि समुद्रगुप्त के पश्चात उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही सिंहासन ग्रहण किया था, किंतु नवीन जो शोध हुए हैं उसके आधार पर सर्वप्रथम सिल्वा लेवी और उसके पश्चात डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर भंडारकर, विंटरनित्स, डॉक्टर मिराशी आदि अनेक विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं वरन रामगुप्त था और वो इस संबंध में कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि पहला हमें पता लगता है विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त कृत जो देवी चंद्रगुप्तम है नाटक है, ये
वो इस बात की पुष्टि करता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था। यद्यपि देवी चंद्रगुप्तम अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु रामचंद्र और गुणचंद्र द्वारा लिखित नाट्य दर्पण नामक पुस्तक में इस नाटक के 6 उदाहरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जायसवाल, स्टेनकोनो, स्मिथ आदि विद्वान देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता विशाखा दत्त को चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त राजगद्दी पर बैठा। यह एक कायर शासक था। उस पर शक नरेश ने आक्रमण किया था। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर रामगुप्त ने शक नरेश को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देना स्वीकार कर लिया था, परंतु उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस अपमानजनक कार्य के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया था। वह स्वयं ध्रुव देवी के वेश में शक नरेश के शिविर में पहुंचा और उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना से प्रजा और ध्रुव देवी की दृष्टि में चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और रामगुप्त को जो था अपमानित होना पड़ा था। अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने पागलपन का ढोंग रचा और रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया और सिंहासनारोहण के बाद उसने ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया। हर चरित्र से हमें क्या पता लगता है कि ये हर्षवर्धन का राजकवि था। बाण ने अपनी पुस्तक जो है हर्षचरित में इस घटना को उल्लेख इस प्रकार किया है कि दूसरे की स्त्री की कामना करने वाले शक नरेश की चंद्रगुप्त ने स्त्री का वेश धारण करके मार डाला। राजशेखर की काव्य मीमांसा से हमें पता लगता है कि 10वीं शताब्दी में कन्नौज के प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की राजसभा में राजशेखर नामक एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। उसने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है कि रामगुप्त नामक शासक ने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को खसाधिपति को देना स्वीकार कर लिया था। मुझ मलूत तारीख में पता लगता है कि अबुल हसन नामक एक विद्वान ने एक अरबी ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया है। इस ग्रंथ का नाम मुझ मलूम तारीख रखा गया। इसका कथानक जो है वो देवी चंद्रगुप्तम के कथानक से मिलता जुलता है। अगला हमें पता लगता है कि संजन ताम्रपत्र, यह है राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र में कहा गया है कि कलयुग में गुप्त वंश में उत्पन्न एक दानी राजा ने अपने भाई को मारकर उसके राज्य और पत्नी को छीन लिया। अगला हमें जानकारी जो साक्ष्य मिलता है वो है सांगली और कैम्बे के ताम्रपत्र। ये दोनों ताम्रपत्र जो हैं राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ के हैं। इनमें साहसांक नामक व्यक्ति की चर्चा की गई है जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी विधवा पत्नी के साथ विवाह किया था। यह साहसांक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। अगला साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है मुद्रा साक्ष्य। रामगुप्त के काल की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनसे भी रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। श्री P.L. गुप्त ने कुछ ताम्र मुद्राएं प्रकाशित की थी जिन पर रामगुप्त अथवा माँ गुप्त लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने एरन प्रदेश से रामगुप्त की अनेक मुद्राएं प्राप्त की थी जो सिंह, गरुड़, गरुड़ ध्वज आदि शैलियों की है। उनका मत है कि ये मुद्राएं जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई रामगुप्त की हैं। इन सब साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर राखालदास बनर्जी, डॉक्टर अल्तेकर, डॉक्टर मिराशी और प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी विद्वान रामगुप्त को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। अब ऐतिहासिकता का विरोध भी किया गया है। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, डॉक्टर J.N. बनर्जी और डॉक्टर मजूमदार, ये सब जो विद्वान हैं वो रामगुप्त को ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते। हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि यह परंपरा कि गुप्त शासक ने अपने भाई की हत्या कर दी और उसकी पत्नी का अधिग्रहण कर लिया केवल 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होती हुई प्रतीत होती है। इस संबंध में दिए गए साहित्यिक साक्ष्य भी विरोधी हैं और उनसे कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। बाण और व्याख्याकारों द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं काव्य मीमांसा में दी गई कथा से अनेक अर्थों से भिन्न है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर्षचरित में दी गई साधारण सी कथा को कालांतर के कवियों और नाटककारों द्वारा सजाया गया है। देवी चंद्रगुप्तम और इस प्रकार के अन्य ग्रंथ चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन की घटनाओं की विश्वसनीयता की दृष्टि से वैसे ही संतुष्ट न करने वाले हैं जैसे कि मुद्रा राक्षस और अशोकावदान महान मौर्यों के कृत्यों के विवरण के संबंध में संतोष प्रदान नहीं करते हैं।
रामगुप्त की ऐतिहासिकता के विरोध करने वाले विद्वान जो हैं वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसा पहला तर्क देते हैं, रामगुप्त का कोई अभिलेख या मुद्रा प्राप्त नहीं हुई। गुप्त अभिलेखों में जो वंशावली दी गई है उसमें रामगुप्त का नाम नहीं मिलता। दूसरा वो तर्क देते हैं कि गुप्त अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त का तत्परिग्रहित पुत्र कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इस स्थिति में रामगुप्त के गद्दी पर बैठने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरा तर्क देते हैं कि रामगुप्त की जो मुद्राएं बताई जाती हैं वे एकमात्र तांबे की ही हैं, जबकि गुप्त सम्राटों ने स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराई थी। उन पर प्राकृत भाषा में लेख हैं, जबकि गुप्त सम्राटों ने एकमात्र संस्कृत का प्रयोग किया था। अगला तर्क वो देते हैं कि रामगुप्त की तथाकथित मुद्राएं एकमात्र पूर्वी मालवा में ही पाई जाती हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह गुप्त सम्राट नहीं वरन मालवा का कोई स्थानीय शासक था। अगला तर्क दिया जाता है कि शक राज के आक्रमण की कहानी काल्पनिक प्रतीत होती है। दिग्विजयी समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद ही गुप्त साम्राज्य इतना निर्बल कैसे हो गया कि उसका सम्राट छोटे से शक नरेश से परास्त हो गया और वह उसे अपनी पत्नी अर्पित करने को तैयार हो गया। अगला तर्क दिया जाता है कि रामगुप्त संबंधी साक्ष्य परस्पर विरोधी हैं। बाण ने न तो रामगुप्त का नाम लिया है और न ही ध्रुव देवी का। राजशेखर का मत है कि रामगुप्त ने अपनी पत्नी शकराज को दे दी थी, जबकि अन्य साक्ष्यों के अनुसार उसने अपनी पत्नी को शकराज को देने का केवल वचन दिया था। अगला तर्क दिया जाता है कि गुप्त सम्राटों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि उनमें से कोई अपनी पत्नी को विदेशी आक्रमणकारी को देने का वचन दे देगा। और अगला तर्क और दिया गया है कि चंद्रगुप्त जैसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति से यह आशा करना कि वह राज्य के लिए अपने भाई की हत्या कर देगा एक कल्पना मात्र है। इसके अतिरिक्त अपने भाई की विधवा पत्नी के साथ विवाह करना भी गुप्त काल की स्वस्थ परंपराओं के प्रतिकूल है। खंडन किया जा रहा है। अनेक विद्वानों ने इन सब तर्कों का खंडन करते हुए रामगुप्त को ऐतिहासिक गुप्त नरेश स्वीकार किया है। वो अपने तर्क क्या देते हैं, जहां तक रामगुप्त का कोई अभिलेख या मुद्रा न मिलने का प्रश्न है, अब यह निराधार सिद्ध हो चुका है, क्योंकि उसके तांबे के सिक्के मिले हैं और उसके अभिलेख में विदिशा के निकट प्राप्त हुए हैं, जिनमें उसे महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। इसके अतिरिक्त गुप्तों की परंपरा में किसी भी राजा ने अपनी पूर्वगामी भाई का उल्लेख अपने राजकीय लेखों में नहीं किया है। गुप्त वंशावली में उसके नाम का उल्लेख न होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अपनी अयोग्यता और कायरता के कारण भी वह गुप्त वंशावली में अनुलेखनीय समझा गया होगा। दूसरा तर्क दिया गया है, गुप्त अभिलेखों में प्रयुक्त तत्परिग्रहित शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। यह शब्द केवल औपचारिक था और यह शब्द पुत्र द्वारा अपने पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए गए थे। अगला तर्क दिया गया है कि तांबे की मुद्राओं का निर्माण, उन पर प्राकृत और संस्कृत दोनों का प्रयोग और उनकी विभिन्नता केवल उस काल की अशांति, आर्थिकहीनता और मुद्राकारों की कला अकुशलता को ही सिद्ध करते हैं। अगला तर्क दिया गया है, रामगुप्त की मुद्राओं के लेख गुप्त लिपि में हैं, उन पर गरुड़ ध्वज का प्रयोग भी उन्हें गुप्त मुद्राएं सिद्ध करता है। अतः रामगुप्त को गुप्त नरेश ही मानना चाहिए, वह मालवा का स्थानीय शासक नहीं हो सकता। मालवा के इतिहास में रामगुप्त नामक राजा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। अगला वो तर्क देते हैं, रामगुप्त के निर्बल और अयोग्य शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की दुर्दशा हो गई तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। संभव है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त की अयोग्यता से लाभ उठाकर शकों ने बहुत अधिक शक्ति ग्रहण कर ली हो। अगला तर्क देते हैं, साक्ष्यों की भिन्नता भी एक साधारण सी बात है। रामगुप्त विषयक साहित्यिक परंपरा दीर्घकालीन है। इन ग्रंथों के लेखक अपने समय के बड़े विद्वान थे। वे अतीत की घटनाओं से भली भांति परिचित होंगे। उनके अभिलेखों में मूल कथानक सुरक्षित है, केवल ब्यौरे का ही अंतर है। ऐसी दीर्घ साहित्यिक परंपरा का अवहेलना करना सही नहीं है, अवहेलना नहीं की जा सकती। विभिन्न साक्ष्यों की विभिन्नता गौण है, अतः उनकी ओर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। अगला तर्क दिया गया है, यह ठीक है कि गुप्त काल के उदात्त वातावरण में किसी शासक से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वह अपनी पत्नी को आक्रमणकारियों को दे देगा, परंतु यह एक विश्वास मात्र ही है और इसकी विरोधी बात भी संभव हो सकती है। रामगुप्त ने अपनी पत्नी समर्पित करने का वचन देकर जो कुकृत्य किया था
उसे एक अपवाद ही माना जा सकता है। और अगला वो तर्क देते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने भाई की हत्या की थी और उसे राज्य का प्रलोभन नहीं था। रामगुप्त को अपनी प्रजा का अनुराग भी प्राप्त न था, अतः उसका वध स्वाभाविक परिस्थिति में हुआ था। कतिपय परिस्थितियों में विधवा विवाह को व्यवस्थाकारों ने मान्यता भी दे दी थी। इनमें से एक परिस्थिति पति की कायरता भी थी। इसलिए रामगुप्त को ऐतिहासिक गुप्त नरेश मानने में कोई विशेष आपत्ति नहीं दिखाई देती।